अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ नेटवर्क। हमारे पास एक नेटवर्क दे रखा है, इस नेटवर्क के ईच ब्रांच में हमें करंट निकालनी है। तो हम एक करंट को मेजर करेंगे केवल किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हुए। अभी तक किरचॉफ लॉ के हम 3 न्यूमेरिकल कर चुके हैं, अब हमारा 4th न्यूमेरिकल है किरचॉफ लॉ का, और यहाँ से किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये 4 न्यूमेरिकल जिसने सीख लिए तो समझ लो उसको किरचॉफ लॉ अप्लाई करना आ गया। और किरचॉफ लॉ अप्लाई करना सीखना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकली जो पार्ट है फिजिक्स में वो सीखना बहुत जरूरी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि उससे तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट भी अपने आप क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। तो यहाँ पे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो सपोज कर लो यहाँ से जो टोटल करंट है वो टोटल करंट क्या हो रही है, आई जा रही है सर्किट में ऊपर की तरफ को, और इस जंक्शन से जो करंट होगी उसमें किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो जंक्शन से जो करंट होगी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो सपोज कर लो जो है वो ए बी पार्ट में I1 करंट जा रही है, और जो ए डी पार्ट है इसमें क्या है, I2 करंट जा रही है। ये हमें सपोज करके चलना है कि ए बी पार्ट में I1 करंट चलेगी और इस ए डी पार्ट में नीचे को I2 करंट चलेगी। अब इस बी पे क्या होगा, ये फिर से जंक्शन है तो यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से होगा। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो डायगोनल है इसमें I3 करंट नीचे की तरफ को आ गई है, और तो इस तरफ कितनी करंट बच जाएगी, देखो I1 करंट टोटल आ रही थी इस जंक्शन पे, I1 में से I3 करंट इस तरफ को चलेगी। तो इस तरफ को जो करंट बचेगी वो कितनी बच जाएगी I1 माइनस I3 करंट इस BC वाली ब्रांच में बच जाएगी। यानी कि BC ब्रांच में जो है I1 माइनस I3 करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। देखो सिंपल सी बात है, इस बी पॉइंट, ये बी जंक्शन है, I1 करंट इस जंक्शन पे आई तो दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो BD डायगोनल में जाएगी, एक BC वाले क्या होगी, साइड्स में जाएगी। तो अगर वो BD पार्ट में I3 करंट जा रही है, यानी कि I1 से I3 करंट इस तरफ आ गई, तो इस वाले पार्ट में I1 माइनस I3 करंट हो जाएगी। सिंपल से किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिया हमने। इस डी जंक्शन पे फिर से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस तरफ से एडी पार्ट में I2 करंट आ रही है, और इस बीडी पार्ट में कितनी करंट आ रही है, I3 करंट आ रही है। तो इस डी वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये दोनों करंट आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इस तरफ को जो करंट जाएंगी वो I2 प्लस I3 करंट, यानी कि ये जो ये डीसी पार्ट है इसमें I2 प्लस I3 करंट क्या होगी, फ्लो होगी। और इस पॉइंट सी जंक्शन पे फिर करंट जो है आई करंट दोबारा से आ जाएगी आउटर यानी कि एक्सटर्नल सर्किट पे। तो हमारे पास ये सर्किट दिखा रखा है, पूरा पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क पे हमें क्या करना है भाई, ईच ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है उसको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ। हमें देखो फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं करना है, फर्स्ट लॉ को मैंने बता दिया जंक्शन रूल के हिसाब से करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको समझते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैं पहले ही बता चुका हूँ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ हम अप्लाई करते हैं, वो भी एक एक करके लूप में लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाते हैं ABDA लूप में। हम लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन ABDA लूप, ऐसे लिख दो, इन ABDA लूप। इस लूप में हमने क्या करा, किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले करंट समझेंगे कौन सी क्लॉकवाइज है कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखो I1 जो करंट है ये ऊपर की तरफ को डायरेक्टेड है, और I3 भी उसी तरफ को डायरेक्टेड है। जैसे I1 की डायरेक्शन है वैसे I3 की भी डायरेक्शन है, इस तरीके से ये। तो ये देखो ये I1 I3 की सेम डायरेक्शन है, I1 ऐसे गई और इस लूप में इस तरफ को नीचे को घूम जाएगी। तो I1 की डायरेक्शन भी यही हो गई और I3 की डायरेक्शन भी यही है। तो दोनों की दोनों जो करंट है देखो I1 और I3 वो क्लॉकवाइज है, क्लॉक की डायरेक्शन में है। एंड I2 करंट जो है वो इस तरफ को फ्लो हो रही है। तो इस क्लोज लूप के अकॉर्डिंग, कौन सा क्लोज लूप लिया है, ABDA, इस क्लोज लूप के अकॉर्डिंग जो I2 करंट है वो ऊपर की तरफ को ऐसे घूम जाएगी। तो I2 करंट क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो देखो I1 एंड I3 क्या है, यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट है, एंड I2 क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज करंट हो गई। तो इसके लिए हम किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई कर लेते हैं। चलो क्या होता है, समेशन ऑफ आई आर इक्वल टू क्या, समेशन ऑफ ई है। इसी लूप की बात करेंगे, ABDA लूप की बात करेंगे सिंपल। तो I1 क्या है, I1 एंड I3 क्या है, क्लॉकवाइज करंट है। तो I1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ के रेजिस्टेंस के साथ, तो उसके साथ जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। इसी तरीके से I3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ के रेजिस्टेंस के साथ, तो I3 के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, ये वाला, क्योंकि ये I2 करंट जो एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का साइन पहले आ जाएगा। I2 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा I2 इंटू 5, और इक्वल टू क्या है भाई, समेशन ऑफ ई। और समेशन ऑफ ई क्या है, 0 है इस ब्रांच में, यानी कि इस लूप में जौन सा लूप हमने लिया है ABDA, इसमें कोई भी बैटरी कोई भी सेल नहीं है, तो EMF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से किरचॉफ का हमने सेकंड लॉ अप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ देखो तीनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा 2I1 माइनस I3, या फिर I2 को आगे ले लो, माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो या फिर 5 उस तरफ चल जाएगा माइनस में, तो एक इक्वेशन बन के आएगी 2I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 समझ लेते हैं या फिर मान लेते हैं ना, कंसीडर इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट लूप में फिर से किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, अगेन लिख देंगे, अगेन अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, या फिर लूप रूल भी लिख सकते हैं, इन BDCB। अब BDCB को पकड़ लो, BDCB ये वाला क्लोज लूप हो गया।
अब इसमें भी वही देखना है भाई, कौन सी करंट क्लॉकवाइज है, कौन सी करंट एंटी क्लॉकवाइज है, उसी हिसाब से क्या होगा इसका, हम वो रख देंगे, क्या करेंगे, प्लस और माइनस के साइन रखेंगे। तो I3 को देखो नीचे की तरफ को डायरेक्टेड है, I2 प्लस I3 भी उसी तरफ को डायरेक्टेड है, देखो I3 नीचे को आई और इधर से I2 प्लस I3 ऐसे घूम गए, यानी कि ये डायरेक्शन, तो ये देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई इस I3 की भी और इस I2 प्लस I3 की भी। बात आई इस I1 माइनस I3 की, तो I1 माइनस I3 को आप देखेंगे तो ऐसे आ रही नीचे को, और इस लूप के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस लूप में घुमाना है तो इस लूप के अकॉर्डिंग ये करंट ऐसे घूम जाएगी, ऐसे कर। तो ध्यान से देखोगे या फिर ऐसे समझ में देखो, तो ये क्लॉकवाइज करंट है, ध्यान से देखने पे पता लग चलता है कि I1 माइनस I3 क्या है, क्लॉकवाइज करंट हो गई, और I3 और ये I2 प्लस I3 है, ये दोनों की दोनों क्या एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ फिर से अप्लाई कर देंगे हम इसी लूप में। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या अप्लाई होगा भाई, पहले हम क्लॉकवाइज करंट के लिए लेते हैं। तो क्लॉकवाइज करंट क्या है, I1 माइनस I3। पहले किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है, देखो वो तो सिंपल सी बात है, समेशन ऑफ IR इक्वल टू समेशन ऑफ E है, यानी कि समेशन ऑफ IR करना है, इधर से समेशन ऑफ E कर देना है। समेशन ऑफ IR का क्या मीनिंग है भाई, करंट को उसके जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो करंट तो I1 माइनस I3 है, इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस ये 5 ओम है, तो इसके साथ करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इसका 5 ओम आ गया। अब एंटी क्लॉकवाइज करंट जो आएंगी हमें पहले माइनस साइन लगा देंगे, और I3 हो गया, और इस I3 के साथ इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से फिर ये I2 प्लस I3 ये भी क्या है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट का काम कर रही है, तो I2 प्लस I3 हो जाएगा, और इसके साथ इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू 0, क्योंकि इस वाले जो भी हमारे पास लूप है BDCB, इसमें भी कोई करंट क्या कहते हैं एक्सटर्नल फ्लो नहीं हो रही है, यानी कि इसमें कोई भी क्या है EMF नहीं है, यानी कि कोई भी बैटरी इस लूप से नहीं जुड़ी हुई है BDCB वाले लूप से। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बन के आएगी, उस इक्वेशन को फिर से नोट डाउन कर लेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसा आएगा, 5I1 आ जाएगा, 5I3 हो जाएगा, ये सब हम क्या कर रहे हैं, ये 5I3 हो गया। इसी तरीके से इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10I2 हो जाएगा, ये 10I3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब आप देखो I1 वाले को तो ऐसे लिख देंगे, I3 I3 I3, 3I3 है तो हो जाएगा 20I3, ये 10I2 हो गया। I2 वाले को वैसे बीच में लेना है ना, फिर हम I3 वाले को लेंगे। जब इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगी, वो हो जाएगी I1 माइनस 2I2 अब माइनस का 4I3 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 हम नाम दे देंगे। अब हमें क्या करना है, किरचॉफ का सेकंड लॉ फिर से अप्लाई करना है। देखो हमारे पास 3 वेरिएबल है, पहले तो ये समझना है I1 I2 I3, यहाँ भी I1 I2 और I3 3 वेरिएबल आ गए। 3 वेरिएबल यानी कि 3 आंसर निकालने में 3 करंट निकालनी है, तो तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अभी तक तो हम 2 इक्वेशन बना चुके हैं, 2 लूप में हम रूल लगा चुके हैं किरचॉफ का। अब हमें थर्ड लूप और यहाँ पे डिसाइड करना है, और उसमें भी किरचॉफ का हम क्या करेंगे, सेकंड रूल को अप्लाई कर देंगे। फिर हम लिखेंगे अगेन अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप। अब देखो कौन से लूप में ले रहा हूं मैं, देखो है A B C, और इस बैटरी को E कंसीडर कर लो भाई, ये जो बैटरी है ये क्या E है, E और दोबारा E, तो हो जाएगा ABCE। मैंने क्या बोला भाई, इस बैटरी को E कंसीडर करना है, जैसे हमने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में किया था। इस बैटरी को E कंसीडर कर देंगे तो हमारे पास जो लूप बनेगा ADCEA लूप बन जाएगा। और यहाँ पे सब देखोगे अगर आप ध्यान से, ये I2 जो करंट है, ये I2 प्लस I3 करंट है, ये I करंट, ये सारी करंट जो है देखो ये इस तरीके से बह रही है, और ये ऐसे बह के वापस आ जा रही है, यानी कि इस तरीके से फ्लो हो रही है ना करंट, यहाँ से I करंट ऊपर को गई, फिर ये ऐसे गई नीचे को, यानी कि इस तरीके से घूम रही है, यानी कि क्लॉकवाइज करंट है, सारी की सारी करंट जो है वो क्लॉकवाइज है। फिर से हम किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिखना भी है पहले अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ, और उसको इस तरीके से लिख भी सकते हैं। I और R देखो 5 को सबसे पहले, यानी कि देखो यहाँ पे ये I2 है, I2 को ले लो, चलो पहले यहाँ पे I2 लिख लो, I2 के साथ वाला रेजिस्टेंस जो है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इस I2 प्लस I3 को ले लो, I2 प्लस I3 इसके साथ का रेजिस्टेंस जो है उसके साथ 10 ओम मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसी तरीके से अब देखो एक्सटर्नल सर्किट में I करंट बह रही है, और उसके साथ भी एक रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम का, तो 10 ओम ले लो, इक्वल टू जो है बैटरी वो 10 वोल्ट की। देखो बैटरी का जो डायरेक्शन है यानी कि EMF को नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट होता है, करंट के साथ साथ है, देखो जिस करंट भी इस तरफ को डायरेक्टेड है, बैटरी का जो EMF है वो भी इस तरफ को डायरेक्टेड है, तो ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज हो जाएगा एक तरीके से। अब I की जगह आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो पहले तो ये ऐसे हो जाएगा 5I2 प्लस इसको लिख देंगे 10I2 प्लस ये हो जाएगा 10I3, और ये I की जगह आप I1 प्लस I2 लिखेंगे, क्योंकि I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 है, इक्वल टू 10 है ना, इंटू 10 इक्वल टू 10। अब देखो I की जगह क्या है, इस वाले पॉइंट पे जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग I1 प्लस I2। देखो जंक्शन रूल जैसे आप अप्लाई करोगे तो इस जंक्शन A पे जैसे आप जंक्शन रूल अप्लाई करोगे क्या होगा, इस तरीके से इस पॉइंट पे जंक्शन रूल अप्लाई होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि टोटल करंट I आई थी, और इस पॉइंट जंक्शन A से वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए I1 और I2, तो हम लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2। ये हुआ कहां से, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से। तो इस I की जगह हम I1 प्लस I2 यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास इसी तरीके से एक और इक्वेशन बन के आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे 2I1 प्लस 5I2 और क्या हो जाएगा 2I3 इक्वल टू 2 हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 क्या दे देंगे, नाम दे देंगे।
तो हमारे पास यहाँ पे तीन इक्वेशन बन गई, तीन वेरिएबल की तीन इक्वेशन बन गई। इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इजीली I1 I2 एंड I3 तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम। इसका अब क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को आपस में लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आसानी से यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को नोट डाउन करते हैं। इक्वेशन 2 क्या थी, वहीं से स्टार्ट करते हैं और सारी कहानी सॉल्व हो जाएगी। देखो इक्वेशन 2 हमारे पास थी I1 माइनस 2I2 और ये क्या हो गया -4 का I3 इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन 2 को थोड़ा सा हम सही कर रहे हैं। I1 इक्वल टू क्या कर दिया मैंने से, ये हो जाएगा आपका 2I2 और प्लस का 4I3, दोनों के दोनों उस तरफ क्या चले गए, प्लस में चले गए। तो I1 की वैल्यू ये निकल के आ गई। अब इस I1 की वैल्यू को क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और थर्ड में पुट कर देना है। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ I1, पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1 एंड 3। अब इक्वेशन 1 एंड 3 को पहले लिखते हैं, पहले इक्वेशन 1 लिख देते हैं यहाँ पे। इक्वेशन 1 क्या है भाई, उसको लिखते हैं। इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे आप I1 की वैल्यू रखोगे, कितनी रखोगे, 2I2 प्लस 4I3 माइनस का I2 और माइनस का I3 इक्वल टू 0। इस तरीके का इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन के आ जाएगी, जिसको हम क्या नाम दे देंगे, नया इक्वेशन बन के आ जाएगी। क्या बनेगी, देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो बनेगी 3I2 प्लस 9I3 और इक्वल टू 0। इसको एक और नई इक्वेशन बना दो, इसको बोल दो भाई इक्वेशन नंबर 4 है। तो इक्वेशन नंबर 4 बन गई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो हमने I1 की वैल्यू निकाली है, इस इक्वेशन थर्ड में भी रखना है। तो इक्वेशन थर्ड लिख देते हैं। सबसे पहले इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास, इक्वेशन थर्ड है हमारे पास 2I1 प्लस 5I2 और प्लस का 2I3 इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अब इस I1 की भी जगह हम वैल्यू रख देंगे, फिर से ऊपर से उठा के ये वाली वैल्यू देखो, ये तो ये हो जाएगा 2I2 प्लस 4I3 और ये 5I2 ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 2I3 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप जब नॉर्मली सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारे पास एक और इक्वेशन बन के आ जाएगी, जिस इक्वेशन को कैसी बनेगी, वो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी 9I2 प्लस 10I3 इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दो। हमने क्या करा भाई, हमने I1 की वैल्यू निकाली इक्वेशन 2 से, उसको 1 और 3 में पुट कर दिया और एक नई इक्वेशन बना दी, इक्वेशन 4 एंड 5। अब ये दो वेरिएबल में आ गई दोनों इक्वेशन, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। अब इक्वेशन 4 को आप पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 से नहीं, किससे, 3 से मल्टीप्लाई करो। तो इक्वेशन 3 को जैसे आप 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 9I2 हो जाएगी, ये 9 3 27 हो जाएगा, 27I3 और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को ऐसे नोट डाउन कर दो, यहाँ पे इक्वेशन 5 लिख दो। ये 9I2 हो गया, ये 10I3 हो गया, है ना, 10I3, ये 27 है, ध्यान रखना, इक्वल टू क्या है, 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो। हमने करा कुछ नहीं है, देखो हमने क्या करा भाई, ये इक्वेशन 4 को हमने थर्ड से मल्टीप्लाई करा और उसमें से हमने इक्वेशन 5 को माइनस कर दिया, है ना, जनरल सी बात है, आप लिख भी सकते हो यहाँ पे, क्या कहते हैं, इक्वेशन 4 को थर्ड से मल्टीप्लाई कर, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई थर्ड और माइनस इक्वेशन नंबर 5। इस तरीके से हमने ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई लगा दिया, है ना। तो ये ऑपरेशन आपने अप्लाई करा तो इस तरीके का बन गया। देखो 9I2 कैंसिल हो जाएगा। आप 27 में से आप 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 17I3 और इक्वल टू में क्या है भाई, -2 है। तो I3 क्या निकल के आ गया, -2/17। जैसे I3 निकल के आया -2/17, इस I3 की वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास एक और नई इक्वेशन बन के आ जाएगी। यहाँ पे क्या कहते हैं, हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या करना है, हमें I3 की वैल्यू पुट करनी है। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगी। देखो I3 की वैल्यू इस इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो ये 3I2 तो ऐसे ही रहेगा और ये 9 इंटू इस I3 की वैल्यू रख दो यहाँ पे -2/17 इस तरीके से और इक्वल टू तो 0 है ही। अब ये क्या हो जाएगा, ये 3I2 हो जाएगा, इक्वल टू 9 2 18 हो गया, ये उस तरफ जाएगा प्लस में, तो ऐसे हो जाएगा -18/17 प्लस का हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का पहले से 9 2 18 होगा और ये माइनस यहाँ पे आएगा, फिर ये माइनस उस तरफ जाएगा, इक्वल टू के तो प्लस का 18/17 और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो 3I2 इक्वल टू 18/17, ये देखो 3 से कट जाएगा, 18 3 6 18 हो जाएगा, तो I2 की वैल्यू जो आएगी वो निकल के आ जाएगी 6/17 एम्पियर। याद रखना है सारी एम्पियर में निकलनी है करंट। I2 निकल गया, ये भी निकल गया, I1 भी, I3 भी निकल गया। अब ये जो I2 एंड I3 जो भी आपके निकले हैं, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे I1 वाले इक्वेशन में, तो I1 की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो कैसे कर रहे हैं भाई, हम लिखेंगे भाई पुट द वैल्यू ऑफ I2 एंड I3 इन इक्वेशन, इसको कुछ भी नाम दे दो, ए दे दो, इन इक्वेशन ए लिख दो, है ना। तो I1 बराबर कैसे निकलेगा वहां से, I1 बराबर 2 इंटू I2 की वैल्यू क्या है 6/17 है, अब प्लस 4 इंटू I3 की वैल्यू क्या है -2/17 है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 6 12 हो गया, 12/17 हो गया, ये -8/17 हो गया। यहाँ से क्या होगा 17 क्या होगा इसका, इसके लिए कॉमन हो गया, तो ये ऊपर से हो जाएगा 12 - 8, 12 में से 8 घटाओगे तो 4/17 आ जाएगा, यानी कि 4/17 एम्पियर I1 की वैल्यू निकल के आ गई। तो 4/17 एम्पियर, ठीक होगी बात। तो 4/17 एम्पियर हमने I1 भी निकाल दिया, I2 भी निकाल दिया, I3 भी निकाल दिया।
इसी तरीके से अगर आपको आई निकालना है, आई आपको क्या निकालना है, आई निकालना है अगर, तो यहाँ पे देखो ध्यान दो, देखो आई कैसे निकलेगा, I1 प्लस I2। अगर आपको आई निकालना है टोटल करंट तो ऐसे निकाल देंगे I1 प्लस I2, क्योंकि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हमने ए जंक्शन पे लगाया था तो ये आया था। अब I1 की वैल्यू 4/17 है और I2 की वैल्यू जो है वो 6/17 है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 10/17 टोटल करंट इस सर्किट से होने वाली निकल जाएगी, यानी कि बैटरी से जो टोटल करंट है वो इतनी निकल के आ रही है 10/17 एम्पियर। तो इस तरीके से किरचॉफ का हमने क्या करा, सेकंड लॉ अप्लाई करा, 3 लूप में अप्लाई करा। 3 लूप में अप्लाई करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास करंट की 3 वैल्यू थी, I1 I2 I3, यानी कि 3 वेरिएबल हमारे पास थे, इसलिए हमने 3 लूप में किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करा और आसानी से 3 इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल दी है और I की वैल्यू भी हम यहाँ पे टोटल निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।